हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको स्टेट गवर्नमेंट्स पढ़ाएंगे। इन प्रीवियस क्लासेस वी शैल लर्न अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री इंडिया। देयर आर सेवरल form of government. Federal form of government, that means power is shared into यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, इसमें आपने देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट पर कानून बनाने करता है, जबकि स्टेट को अपने सब्जेक्ट पर कानून बनाने करता है। दैट मीन्स हियर इज पावर इज शेयर्ड। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पूरी तरीके से पढ़ रखा है। नेक्स्ट बात हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया में चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो, हालांकि हम लोग स्टेट लेवल ही पढ़ रहे हैं। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती है वो उसके डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट्स हो, दोनों जो गवर्नमेंट्स होती है उन गवर्नमेंट्स की ऑर्गन्स होती है। ठीक, देयर आर 3 ऑर्गन्स। ठीक है, कोई भी जो गवर्नमेंट्स होती है उसके पास 3 ऑर्गन्स होती है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटर, ठीक, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव and third is judiciary. There are 3 organs of the state governments or central governments, union governments, that is legislature, executive and judiciary. Next, legislature is known as law making body. It is known as law making body क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स मीन्स यहाँ पर जो बनाई गई लाज है वो लाज पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट्स फॉलो कराती है। कहाँ पर? ऑन द सिटीजन या फिर ऑन द पीपल। ठीक है, फॉलो करती है, अपने पीपल्स को गवर्न करती है, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। अगर कोई भी पीपल्स इस एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे में वो कोई भी कानून का अगर वायलेशन कर रहा है तो ऐसे में उसको अपने देश की जो जुडिशरी होती है वो पनिश करती है। वो उसको पनिशमेंट्स करती है। तो दैट मीन यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि अपनी इंडिया की या फिर अपने किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती है वो उसके 3 ऑर्गन्स होती है। लेजिस्लेटर विच इज नोन एज लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव विच गवर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन, विच गवर्न अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ दैट स्टेट और कंट्री। नेक्स्ट, जुडिशरी, इफ एनी पर्सन violated laws that governed by the executives, then they punish by the judiciary. That is 3 main organs of the governments. तो हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स में हम फर्स्ट बॉडी की स्टडी करेंगे। जो बॉडी है लेजिस्लेटर। जो लेजिस्लेटर है वो देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशंस कैसी होती है या फिर कैसे चयनित होते हैं, कैसे इलेक्टेड्स होते हैं। तो देखेंगे जो लेजिस्लेटर होते हैं, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो वहाँ पर एमपीज होते हैं, है ना। एमपी वहाँ पे 2 होते हैं। एक होता है जो लोकसभा का मेंबर होता है और एक होता है राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल पे है, इस पर हमको ध्यान देना नहीं है फिलहाल। फिर क्या होती है कि जो यूपी की है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है
उसमें हम यूपी की देख रहे हैं, वहाँ पर जो लेजिस्लेटर होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बोथ आर मेक लॉज फॉर स्टेट, ठीक। ये दोनों क्या करते हैं, स्टेट के लिए कानून बनाते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि सम स्टेट्स आर आल्सो इन इंडिया दैट्स हैव ओनली वन बॉडी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ एक हाउस ही पाया जाता है, उनको हम यूनिकैमरल्स कहते हैं, ठीक। जहाँ पर सिर्फ एक पाई जाएगी, मतलब MLA ही पाए जाएंगे। कुछ होते हैं इंडिया में जहाँ पे दो पाई जाती है, यूपी है, बिहार है, ये सारे रीजन, ये सारे स्टेट जहाँ पे दो बॉडी पाई जाती है, तो उनको हम कहते हैं बाइकैमरल, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये भी देख रखा है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसका जो मेंबर होता है उस मेंबर के बारे में डिटेल स्टडी आप कर चुके हैं, ठीक है। जो उसका टर्म कितना होता है, वो 5 ईयर का होता है, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, उसकी एज 25 ईयर या उसके एबव होनी चाहिए, ठीक, वो किसी भी पोस्ट पे, गवर्नमेंट के पोस्ट पे तैनात ना हुआ हो। इनके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि वो मेंटली साउंड पे हो, बैंकक्रप्टेड वगैरह ना हो। फिर हम देखेंगे उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो MLA होता है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स होता है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव जीतता है, वहीं अपनी रीजन्स को पूरी तरीके से लीड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उन सब के बाद देखेंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक असेंबली बनाई जाती है जो MLA की असेंबली होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जब असेंबली सारे MLAs इकट्ठा होते हैं तो वो पूरी तरीके से विधानसभा में जाते हैं, इसके लिए आपस में मीट करते हैं, ठीक है, मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कानून बनाना होता है और कानून एक MLA या 2 MLA नहीं बना सकते हैं जब तक कि सब लोग साथ में जाएं। तो इनकी एक असेंबली लगती है कहाँ पर, विधानसभा में, विधानसभा भवन, ठीक है, आप यूपी इज लोकेटेड ऑन लखनऊ, लोक भवन में। नेक्स्ट इज जो MPs, जो MLAs होते हैं, MLA को कंट्रोल करने के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो उस हाउस को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, स्पीकर, ठीक। एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर पूरी तरीके से उस हाउस को कंट्रोल करता है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर इट्स पावर गिव टू द डिप्टी स्पीकर, ठीक है। वो भी क्या होता है, वो भी उसी हाउस से चयनित एक MLA होता है, जो उसमें से सीनियर MLA होता है, उसकी नियुक्ति एज अ स्पीकर के रूप में की जाती है थ्रू द वोटिंग ऑफ MLAs, ठीक है। जिसको ज़्यादा वोट मिल जाती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसका मतलब होता है कि वो हाउस में पीस और हार्मोनी पूरी तरीके से मेंटेन करे, उस हाउस में कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके अलावा स्पीकर के पास कुछ पावर भी होती है। पावर ऑफ स्पीकर, स्पीकर के पास कुछ पावर भी होती है कि वो कभी भी पूरी तरीके से मीटिंग अपने MLAs का बुला सकता है
और अगर कोई उसके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर पूरी तरीके से वो उसमें शोर शराबा कर रहा है या उसको डिस्टर्ब करता है, उस असेंबली को डिस्टर्ब करता है, ऐसे में स्पीकर के पास ये राइट्स होता है कि वो, या पावर होता है कि वो पूरी तरीके से उसको सजेस्ट करे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं भी मान रहा है तो उसके पावर को वो रिजेक्ट कर सकता है या उसको उसके पोस्ट से हटा भी सकता है। ये अधिकार मिलता है किसको? स्पीकर को। ठीक, इतना जानने के बाद, स्पीकर को जानने के बाद अब हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मींस अपना जो एमएलए होता है, उस एमएलए के पास कौन कौन सी पावर होती है और कौन कौन सा वो फंक्शंस करता है। तो हम इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शंस क्या होता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन उनका होता है वो होता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, जो इनका पहला फंक्शन होता है वो होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, जैसा हमने जाना था कि जो एमएलएज होते हैं वो लॉ मेकिंग बॉडी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहला काम क्या होगा? कानून बनाना, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये पूरी तरीके से कानून बनाते हैं। जैसा हमने देखा था कि भारत में जो पावर थी वो 3 भागों में डिवाइड थी। एक थी यूनियन लिस्ट, दूसरी थी स्टेट लिस्ट और तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन दोनों से अभी फिलहाल मतलब नहीं है। तो ये लोग स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मिला करके इनके पास 47 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर ये कानून बनाते हैं, या फिर किसी भी पुराने कानून को ये चेंज कर सकते हैं और नए कानून को उसकी जगह पर लागू करने का अधिकार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को होता है। इनके अलावा अगर कोई कानून लेजिस्लेटिव फंक्शन के द्वारा, दैट मींस किसी भी स्टेट के द्वारा, एमएलएज के द्वारा बनाया जाता है और वही सेम कानून, सेम रूल या सेम लॉज पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाई जाती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाई जाती है सेम, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स होगा, जो लॉज होगा, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। तो ये है फर्स्ट पावर। ठीक, इसको कहते हैं फर्स्ट पावर। और इस तरीके से जो तमाम तरीके की जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें भी तमाम सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट पर भी इनको कानून बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट जो फंक्शंस है, ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, दैट मींस जो गवर्नेंस होता है, उस गवर्नेंस के द्वारा बनाए गए जो कानून होता है वो पूरी तरीके से कलेक्टिवली होता है ना, वो पूरी तरीके से कलेक्टिवली होता है। जैसे हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वो मेजॉरिटी पे बनती है, दैट मींस जिसके पास नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती है। तो ऐसे में वो जो एमएलएज होता है वो एग्जीक्यूटिव्स को भी कंट्रोल करता है, दैट मींस वो गवर्नमेंट से पूछने का अधिकार रखता है कि उसकी गवर्नमेंट किस मुद्दे पर कितना काम कर रही है या कौन सा काम कर रही है या नहीं कर पा रही है, उसके बारे में इसको पूछने का पूरी तरीके से अधिकार होता है। अगर कोई भी मेंबर्स है वो अपना डिमांड करता है और उसकी डिमांड्स को अगर नहीं मान जाता है तो वो अगर अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन कर देता है, तो ऐसे में उनकी जो
गवर्नमेंट होती है वो अल्पमत में आ जाती है और गवर्नमेंट डिसॉल्व होने की पूरे चांसेस रहती है। तो ऐसे केसेस में इनकी जो कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ही एमएलएस की होती है कि ये गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन की जो पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो जितनी भी फाइनेंस मैटर्स होते हैं, टैक्स होती है, बजट्स होती है, उन सब पर कौन सी चीज़ें करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पावर है एमएलएस की। इसमें जो एमएलसी हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। दैट मीन जितनी भी फाइनेंशियल लॉज बनते हैं या फिर फाइनेंशियल बिल बनती है, मनी बिल बनती है, उस पर एमएलए ही कानून पूरी तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब अपनी जो एक बॉडी थी एमएलए वाली वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट है हमने देखा था कि जो यूपी गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट्स के पास जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसी है, बाई कैमरस है। बाई कैमरस मीन्स यहाँ पे दो हाउसेस है, एक है एमपी की और एक है एमएलसी की, जिनको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है इसके पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं जिसके द्वारा इनका भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि हम लोगों ने देखा था कि जो एमएलए थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड टू द पीपल्स थ्रू द वोटिंग्स होते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जो संख्या है वो पूरी तरीके से मिनिमम 40 होती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर के लिए होता है। जो एमएलसी होते हैं इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर के लिए होता है। और हमने देखा था कि जो एमएलए थे इनका जो कार्यकाल था वो 5 ईयर का था। इसमें एक डिफरेंसेस आपको मिलता है, इनकी भी भागीदारी है क्योंकि ये भी डिफरेंट तरीके के जो कानून होते हैं वो अपने स्टेट के लिए पूरी तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये जो चुने हुए पीपल्स होते हैं, एमएलए होते हैं, उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। और कुछ ऐसे भी एमएलसी होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, मतलब बिना चुनाव लड़े ही जो गवर्नर होता है अपने स्टेट का वो उसको अपॉइंट कर देता है, नॉमिनेट कर देता है। उसमें है जो 1/3 सीट है। ठीक है, 1/3 सीट जो होता है 1/3 सीट वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, एमएलए के द्वारा। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1/3 सीटों को पूरी तरीके से चुना जाता है। दूसरा जो 1/3 बचता है उसको चुना जाता है अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्रधान होते हैं, डीडीसी होते हैं, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है 1/3 पार्ट। इनके अलावा जो 1/6 पार्ट है, 1/6 पार्ट उसको किसी स्पेशलाइज्ड पीपल्स के द्वारा, ठीक है, जो सोशल हो, सोशलिज्म जिसके अंदर हो, या फिर साइंस आर्ट्स, साइंस और आर्ट के क्षेत्र में या फिर और अन्य क्षेत्रों में स्पेशलाइज हो, उसको चुना जाता है। नेक्स्ट जो 1/12 पार्ट होता है, 1/12 पार्ट होता है वो
सेकेंडरी या फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से चुना जाता है। दैट मीन्स टीचर्स के क्षेत्र में चुना जाता है। ये नहीं है नामांकन प्रक्रिया किसकी, एमएलसी की, है ना। इनको कुछ को नॉमिनेट किया जाता है, कुछ को गवर्नर नॉमिनेट करता है, कुछ को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुना जाता है, कुछ को दैट मीन्स 1/3 को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है, और कुछ को दैट मीन्स 1/6 पार्ट को सोशल साइंस या फिर आर्ट लिटरेचर के क्षेत्र में जो होते हैं उनको चुना जाता है। 1/12 जो एमएलसी होते हैं उनको चुना जाता है फ्रॉम सेकेंडरी टीचर या फिर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इनके फंक्शंस को हम देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सी फंक्शंस होती है। तो हम देखते हैं इनमें भी, ठीक है, जो एमएलसी होते हैं, एमएलसी की भी अलग हाउस होती है जिसको वहाँ के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के द्वारा चुना जाता है, राइट। इनके अलावा इनके हम फंक्शन देखेंगे कि जो एमएलसी हैं उस एमएलसी की फंक्शंस क्या होती है। फंक्शन ऑफ एमएलसी, तो उनकी फंक्शन भी सेम वैसे ही होती है। पहला फंक्शन इनका होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये भी पूरी तरीके से कानून बनाते हैं। कहाँ पर, ऑर्डिनरी बिल में। कोई जब साधारण कानून बनाना होता है तो उसमें उतना ही पावर एमएलसी का भी होता है कि वो कानून में पूरी तरीके से हेल्प करता है बनने में। देखते हैं कोई भी जो कानून बनता है तो पहले उसको वो एमएलए के पास जाता है, दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर। उसके बाद वो ट्रांसफर की जाती है एमएलसी के पास, ठीक है। कोई भी कानून मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, देन वो भेजी जाती है एमएलसी के पास। एमएलसी के पास होने के बाद वो भेजती है गवर्नर के पास, ठीक। जब गवर्नर उस पर असाइन कर देता है तब वो गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से आ जाती है और उस पर वो कानून पूरी तरीके से बन जाती है। दैट मीन्स वो कानून जो है वो पूरी तरीके से इनेक्टेड हो जाती है। तो कोई भी कानून, कोई भी बिल एमएलए के पास आती है, देन ये भेजी जाती है एमएलसी के पास। एमएलसी को ये भी अधिकार होता है कि वो उस कानून को रिजेक्ट कर दे या फिर उसमें कुछ सजेशन कर दे कि ये चीज आपको उसमें इम्प्रूव करना है, ठीक। देन इट गेट रिटर्न इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे ये पूरी तरीके से फिर वापस आता है। अब ये उस पर करेक्शन करते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये उस कानून को 3 मंथ तक रोक सकते हैं, फर्स्ट बिल को। देन ये स्टेट इनके पास भेज सकते हैं। ये एमएलए के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उनके उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सेप्टेड नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो अगेन भेज देंगे कहाँ पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। देन इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने ही टाइम होता है, 1 मंथ में ही इनको पूरी तरीके से क्लियर करना है कि उस कानून में मतलब 1 महीने ये रोक सकते हैं और फिर उसको के सजेशन के लिए ये एमएलए में भेज सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकते हैं। अगर तीसरी बार ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन इनके पास पावर नहीं है कि उस कानून को ये रोक सकते हैं। देन वो पूरी तरीके से पास हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा राज्यपाल के पास। ये इनकी होती है लेजिस्लेटिव पावर भी एमएलसी के पास होती है कि ये कोई भी कानून पास जब होता है जब दोनों बॉडी
दैट मीन्स एमएलसी और एमएलए दोनों मिलकर के उस बिल को प्रपोजल कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो ऐसे में वो गवर्नर के पास भेज दी जाती है, देन वो कानून पूरी तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो फाइनेंशियल इनके पास क्या कुछ फाइनेंशियल पावर भी होता है? नो। ठीक है, जो फाइनेंशियल पावर होती है वो विधान परिषद के पास ना होकर के विधानसभा के पास ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इनके पास जो पावर होती है फाइनेंशियल, दैट मीन्स मनी बिल की पावर विधानसभा के पास ही होता है। दैट मीन्स बजट बनाना है या कोई ऐसे काम करने हैं, टैक्सेशन करनी है, तो वो पावर सिर्फ विधानसभा के पास ही होती है। हाँ, ये सिर्फ उस कानून को 14 डेज तक रोक सकते हैं, उसके बाद इनको पास करना होगा। दैट मीन्स हम देखेंगे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उस फाइनेंशियल मैटर पर जो विधानसभा होती है वो मोस्ट पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल होती है देन द विधान परिषद। दैट मीन्स एमएलसी के कंपेयर में मनी बिल में इनके पास ज़्यादा पावर होती है। नेक्स्ट इज जो तीसरी फंक्शन है एमएलसी के पास, वो है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी भी कंट्रोल इनके पास होती है, उनसे कोई भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं या फिर कोई भी जवाबदेही वहाँ के सीएम से ये कर सकते हैं और मांग सकते हैं अगर इनको जरूरत पड़ती है, तो ये पूरी तरीके से उसकी भी डिमांड्स करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, थोड़ा सा हम कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे एमएलए की और एमएलसी की, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, है ना। हम देखेंगे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनमें देखेंगे कि ये पूरी तरीके से डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि ये इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, ये पीपल्स के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे एमएलएस के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ को आपने देखा था कि ये नॉमिनेट भी होते हैं गवर्नर के द्वारा या फिर अन्य क्षेत्रों के द्वारा। नेक्स्ट हमने देखा जो सेकंड है वो थोड़ा सा एज डिफरेंसेस भी है। जो एमएलएस है उसकी एज 25 ईयर की होनी चाहिए, जबकि इनके पास 30 है। अगर ये 30 ईयर के हैं तभी कोई भी बंदा एमएलसी के लिए चुनाव लड़ सकता है। खैर हमने देखा था कि जो एमएलए होता है इनका टर्म होता है 5 ईयर के लिए, ठीक है, ये इनको 5 साल के लिए चुना जाता है और इनको 6 ईयर के लिए चुना जाता है, ठीक। ये पूरी तरीके से इनको हम टेम्पोररी हाउस भी कहते हैं और इनको हम परमानेंट हाउस कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो कभी भी गवर्नर के द्वारा डिसॉल्व कर दी जा सकती है, ठीक है। इसको कभी भी गवर्नर जो होता है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये परमानेंट होते हैं, इनको गवर्नर डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ये इनमें डिफरेंसेस होता है। जबकि जो एमएलएस होते हैं उनके पास जो पावर होता है दोनों के पास वो लगभग सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल मैटर होता है उस पर जो एमएलएस होते हैं वो एमएलसी के कंपेयर में उनके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। हमने बताया आपको कि कोई भी कानून पास होता है तो फर्स्ट वो एमएलए देन एमएलसी देन गवर्नर। अगर ये पास होकर के 3 टाइम्स पूरी तरीके से पहुंचता है एमएलए का कानून एमएलसी के पास, तो देन उनको
मजबूरन उसको पास ही करना पड़ता है, देन वो गवर्नर के पास भेज सकता है। अब ये उस कानून को रिजेक्ट तो कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम, अगर वो बार बार 3 टाइम भेज रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि जो मनी बिल है उसको ये मात्र के पास 14 डेज ही होता है, उसमें इनको कानून उसके साथ में रहना ही पड़ता है, पास ही करना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हम लोगों ने जो लेजिस्लेटिव था उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। एक होता है एमएलएस और एक होता है एमएलसी, ठीक है। एमएलए और एमएलसी दोनों पूरी तरीके से कानून को पास आउट करते हैं, कानून बनाते हैं, और उन्हीं को हम लेजिस्लेटर कहते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि अपनी जो यूपी की गवर्नमेंट है वो वो दो हाउस से मिलकर बनी है, एक है विधानसभा और एक विधान परिषद। जो विधानसभा है उसके चुने गए मेंबर को हम एमएलए कहते हैं, और जो विधान परिषद है उसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं, ठीक। उनके पास हम लोगों ने देख रखा है कि डिफरेंट तरीके की पावर होती है। नेक्स्ट है द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक, हम देखेंगे जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव्स होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे जो स्टेट्स का हेड्स होता है उसको हम कहते हैं गवर्नर, ठीक। उस स्टेट का राज्यपाल होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड होता है, और ये उस गवर्नमेंट की जो तमाम गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको गवर्न करने का काम करता है, ठीक है। हम देखेंगे यूपी, ठीक है, या तमाम तरीके की जो स्टेट्स होती है उनमें गवर्नर होता है। आपसे कोई पूछ रहा है हु इज गवर्नर ऑफ यूपी, तो आप क्या बताएंगे? आनंदी, श्रीमती आनंदी बेन पटेल, ठीक है, ये अपने यहाँ की गवर्नर है। इनके अलावा हम देखेंगे जो गवर्नर होता है वो उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है। इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कह सकते हैं कि ये उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक। जो जिसका जो टर्म होता है वो भी कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का, ठीक है, 5 साल के लिए होता है। इनको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है। स्पेशल केसेस में इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है दोनों हाउसेस के द्वारा, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में अभी ऐसा नहीं हुआ है। इनके अलावा हम देखेंगे इनको पूरी तरीके से 5 साल के लिए ही पूरी तरीके से टर्मिनेट किया जाता है, और इनको भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा 5 सालों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। कौन से आदमी ऐसे हैं जो गवर्नर बनने की पावर रखते हैं, है ना, तो इनकी हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर, तो इनकी जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि इनकी जो एज है वो होनी चाहिए 35 ईयर। सेकंड जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए कि उसको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। जो थर्ड है वो ये है कि उसको किसी भी गवर्नेंस के द्वारा किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर वो ना रहा हो, है ना, किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर उसकी तैनाती ना हुई हो। और ये भी जरूरी है कि वो ना तो पार्लियामेंट हाउस का, ना तो वो एमपी हो सकता है और ना ही एमएलए हो सकता है, ना ही एमएलसी हो सकता है, इन हाउसेस का मेंबर वो
नहीं हो सकता है, उसी को ही पूरी तरीके से चयनित किया जाता है और वो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पोस्ट पर ना हो, है ना। इनके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो गवर्नेंस है, गवर्नर्स होता है, गवर्नर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, या फिर पावर ऑफ गवर्नर, ये आपकी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद की जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में भेजेंगे, ठीक है। इनके पास कुछ पावर होते हैं, तो फर्स्ट पावर जो गवर्नर के पास होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर में वो पूरी तरीके से डिफरेंट तरीके का होता है कि ये, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को, सीएम को, ठीक है, सीएम को अपॉइंटेड किया जाता है, ठीक है। सीएम अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा, गवर्नर। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, हु अपॉइंटेड द सीएम, ठीक है। सीएम को अपॉइंट कौन करता है, तो वो करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। दूसरी जो दैट्स ऑल।